भी आज मैं टॉपिक पढ़ना है गरीबी, क्योंकि ये आर्थिक कल्याण में बाधक है। हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि उसमें बाधक क्या क्या है, और उस बाधक के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं। सबसे पहली हैं वो है गरीबी। नंबर दूसरा अगर हम देखेंगे तो आय, बेरोजगारी, आय की असमानता, गरीबी को पॉवर्टी बोलते हैं, बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और आय की असमानता को इनकम अनइक्वालिटी बोलते हैं। ये सारी चीजें देखिए, गरीबी को हम निर्धनता भी बोलते हैं, गरीबी को निर्धनता भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक विकास में बाधक हैं। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो तीनों हैं, जो गरीबी और बेरोजगारी और आय की विषमता है, आय की असमानता या विषमता जो भी हो, तो इसकी जो ये तीनों का जो कनेक्शन है वो एक साथ है, निर्धनता, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम किसी एक को अगर पकड़ते हैं तो ये तीनों क्या होता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है। अगर हम एक का एनालाइज करते हैं, एक को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबको क्या उसी में समाहित कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे गरीबी को। गरीब किसे कहते हैं, सबसे पहला डेफिनेशन ये आता है कि गरीब कौन, गरीबी क्या है और क्यों। ठीक है, गरीब क्या है, गरीब कौन है, गरीब क्यों है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। गरीब क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति है, जो उसे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, उसे खाना, शुद्ध पेयजल, तो उसकी कमी है, इसीलिए वो क्या है, गरीब है। ठीक है, और गरीब अगर गरीब है तो इसको कैसे हल किया जाए। देखिए, हम गरीब क्यों है और गरीब क्या है, हम इसको कुछ पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहला ये कि उसकी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन है, सबसे पहला है भोजन, फूड, जिसे हम पोषायुक्त आहार बोलते हैं, पोषायुक्त आहार। नंबर दूसरा शुद्ध पेयजल, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। उसके अलावा शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ। उसके अलावा हम देख सकते हैं सैनिटेशन, स्वच्छता, सैनिटेशन। ये 4-5 चीजें हैं जिसको, अभी बहुत सारी चीजें जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये आवश्यकताएं हैं, अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो क्या है, वो व्यक्ति गरीब है। तो सरकार क्या करती है, प्रायः देखिए जो सरकार जो गांव में देखिए, अधिकतर लोग क्या हैं, गांव में इन सारी चीजों से वंचित है अधिकतर लोग, क्योंकि शहर में वही जाएगा जिसके पास, देखिए मुख्य रूप से तो काम करने के लिए जाते हैं, तो काम अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गाँव में भाग के आते हैं। तो अधिकतर ग्रामीण लोग क्या होते हैं, अधिकतर वही लोग गरीब होते हैं माना जाता है। तो इसीलिए जो सरकार की योजनाएं हैं मुख्य रूप से वो कहाँ चलाई जाती हैं, ग्रामीण उद्योगों में, ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए इस समय जोर दिया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर शहर की तरफ जाएंगे तो कितने लोगों को काम मिलेगा, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा लोग अगर जाएंगे तो कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, तो क्या होगी, शहर में भी गरीबी का असर बढ़ेगा, जिससे देश के आर्थिक समृद्धि में बाधक होंगे। और जब गांव में अगर हम देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं, गांव ग्रामीण विकास योजना चलाई जा रही है, ताकि गांव में अगर विकास हो जाए तो शहर भी शुद्ध रहेगा, गांव भी शुद्ध रहेगा, तो देश का विकास क्या होगा, बढ़िया से होगा। अब हम देख लेते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा है कि ऐसे लोग गरीब हैं। तो गरीब का मापन अब कैसे करें, गरीब तो हो गए, अब गरीबी का मापन हम कैसे करें। तो देखिए, गरीबी 2 तरीके से होती है, और इसीलिए हम इसको 2 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पावर्टी है, पावर्टी इज 2 टाइप। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट पावर्टी, और दूसरा होती है रिलेटिव पावर्टी। इसे हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, इसे बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है ये किसी देश के लिए
इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में अगर 500 लोग हैं तो एक फिक्स किया जाता है कि अगर 500 लोग हैं और जिनके पास अगर मान लीजिए किसी देश में 500 लोग हैं और अगर एक लाइन हम फिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन लगा दिया, ऐसे मान लीजिए 50 रुपये, तो 50 रुपये से जितने कम लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं, और उसके ऊपर जो 50 रुपये से जितने ऊपर लोग हैं वो क्या है, अमीर हैं। तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट गरीबी, किसी देश के परिप्रेक्ष्य में होता है, और इसीलिए हम एब्सोल्यूट बोलते हैं क्योंकि सभी देशों के लिए अलग अलग होता है, सभी लोगों के लिए भी अलग अलग एक तरह से देखा जा सकता है। लेकिन रिलेटिव क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। रिलेटिव में ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अपर कास्ट है, एक लोअर इनकम कास्ट है। अपर कास्ट वो होता है जो धनी वर्ग है, तो धनी वर्ग का अर्थ होता है जो जिसके पास सबसे ज्यादा पूंजी है, वो लिमिट उस तरह से लिमिट नहीं लगाया जाता है उसमें वो। और जो रिलेटिव होता है, दो आय वर्गों के लिए भी हम नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के पास आय का बहुत ज्यादा हिस्सा है, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, रिलेशन कर सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं, उससे संबंध। सापेक्ष का मतलब होता है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है सापेक्ष में। तो जिनके पास सबसे ज्यादा आय है वो अमीर है, जिनके पास सबसे जो वर्किंग क्लास है, इस मान लीजिए फैक्ट्री के जो मालिक है, वो फैक्ट्री का मालिक क्या है, अमीर है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला काम तबका जो मजदूर है वो क्या है, उसकी तुलना में गरीब है। इसको हम ऐसे नहीं मान सकते कि एब्सोल्यूट की तरह इसको हम नहीं देखते हैं, इसको हम रिलेटिव की तरह देखते हैं। रिलेटिव कई चीजों से हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो गांवों के बीच हो सकता है कि इस गांव की तुलना में ये गांव गरीब है, इस देश की तुलना में दूसरा देश गरीब है, एक राज्य की तुलना में दूसरा राज्य गरीब है, एक राष्ट्र की तुलना में दूसरा राष्ट्र गरीब है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव पॉवर्टी को देखते हैं, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसी एक देश में हम इस प्रकार से पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी को हम सबसे पहले मेजर करेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी को, और उसके बाद हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, ये आय की विषमता, देखिए ये विषमता को बताती है। रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्षिक गरीबी हमने बता दिया है क्या होती है रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें हम तुलना करते हैं गांव गांव के बीच, शहर शहर के बीच, देश देश के बीच रिलेटिव पॉवर्टी की तुलना किया जाता है, इससे हमें रिलेटिव पॉवर्टी का पता चलता है। इसका मापन कैसे किया जाए, इसका मापन करने के लिए मैक्स ओ लॉरेंज ने देखिए मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 ईस्वी में लॉरेंज कर्व दिया, और इन्होंने कहा कि किसी देश में इन्होंने किस प्रकार से तुलना की, आय की विषमता का अध्ययन किया, आय के विषमता को बताया इस लॉरेंज कर्व के माध्यम से कि अगर किसी देश में, अगर देश का अधिकतम हिस्सा, अगर किसी देश में देश के जो धन है, आय है, उसका अधिकतम हिस्सा अगर कम लोगों के पास है, और उसकी जो आय है उसकी कम हिस्सा बहुत ज्यादा लोगों के पास है, तो इसका मतलब क्या है, सापेक्षिक गरीबी है। इनकम इनइक्वालिटी तो गरीबी भी, तो वो भी तो गरीबी है। आय की विषमता जो सापेक्षिक गरीबी है उसी को हम सापेक्षिक गरीबी इसलिए बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5% लोग हैं अगर किसी देश में, उनके पास उस देश का जो आय है उसका 95% हिस्सा है, और अगर वहाँ 95% लोगों के पास केवल आय का 5% हिस्सा है, तो वह देश क्या है, वह देश गरीब है, वह देश सापेक्षिक गरीबी का शिकार है, उस देश में सापेक्षिक गरीबी विद्यमान है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी है, आय की विषमता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम देखते हैं, इसको इन्होंने कर्व के माध्यम से बताया, इसको हम देख लेते हैं कर्व किस तरह से बना। इन्होंने इस प्रकार से कर्व लिया, उन्होंने यहां पे लिया जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, और यहां पे लिया आय का संचयी प्रतिशत। अर्थात उस देश में जो कुल आय है उसका पूरा परसेंट, और जो उसमें पूरा जनसंख्या उसका कुल परसेंट, इसको हम परसेंटेज में देखते हैं। अब हम देखते हैं ये जो ओबी लाइन है, ओबी लाइन को हम एब्सोल्यूट इक्विटी लाइन बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। आप जो हम बोल रहे हैं, अगर आप उसे लिखते जाएं, कोशिश करें कि आप उसे लिखते जाएं। ओबी लाइन जो है वो समता रेखा होती है, निरपेक्ष समता रेखा, जिसे हम
एब्सोल्यूट इक्विटी लाइन बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। अब इसके हिसाब से हम इसको लॉरेंज कर्व के माध्यम से इन्होंने कहा कि जो इसकी डिग्री होती है 45 डिग्री की होती है। क्योंकि आपने देखा है कि जो 19 डिग्री होती है वो लंब की तरह होती है, ऐसे होती है। लेकिन जब आप इसको 45 डिग्री करते हैं तो जब 45 डिग्री करेंगे तो ये क्या करता है, 45 डिग्री इधर ऊपर की तरफ बांटता है और 45 डिग्री नीचे की तरफ बांटता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं तो ये क्या करता है, 45 डिग्री में यहाँ पे 45 डिग्री आधा हिस्सा एक्स एक्सिस को बांट देता है, आधा हिस्सा वाई एक्सिस को बांट देता है। तो दोनों के बीच क्या करता है, बराबर संबंध को बताता है। तो इसीलिए इक्विटी लाइन 45 डिग्री का होता है। और ये दोनों के बीच क्या ये बता रहा है कि जनसंख्या के जितना जनसंख्या है उतने लोगों के पास इक्विटी लाइन पे क्या है, पूरा आय की कोई भी क्षमता नहीं है। जितना एक व्यक्ति के पास पैसा है उतना ही दूसरे व्यक्ति के पास भी पैसा है, ठीक है, बराबर है। तब हम देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज मान लेते हैं, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख लें। अब फिर आय का हिस्सा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इस प्रकार से आय का परसेंटेज और लोगों का परसेंटेज। तो अभी क्या है, समता रेखा पे दोनों का बराबर हिस्सा है, अर्थात समता रेखा पे जो इक्विटी लाइन है इस पे जितना आय है मतलब सभी लोगों के पास आय का बराबर हिस्सा मौजूद है। लेकिन जैसे ही लॉरेंज कर्व इन्होंने ऐसा कहा और इन्होंने कहा कि जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व देखिए वो कभी भी ओबी के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ओबी के बराबर कभी नहीं हो सकता, अर्थात इनकम इनइक्वालिटी कभी भी पूरी खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी देश में लोगों की प्रकृति अलग अलग होती है और उसके आय अर्न करने की क्षमता, कमाने की क्षमता भी अलग अलग होती है, उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। इसीलिए किसी भी देश में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ओबी रेखा है, जो लॉरेंज कर्व है, इन्होंने लॉरेंज कर्व दिया और इस प्रकार से दिया। उन्होंने कहा जो लॉरेंज कर्व है वो क्या है, कभी भी समता रेखा के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हमने बताया आपको। अब देखिए क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो 10% लोग हैं, जो 10% ये आय का हिस्सा है, लोगों का हिस्सा, तो जो 10% लोग हैं इनके पास ये क्या है, देखिए यहाँ पे आय का 60% हिस्सा मौजूद है। 10% लोगों के पास आय का 60% है, तो जो 40% है वो क्या है, पूरे जो 90% लोगों के पास केवल इसका 40% हिस्सा मौजूद है। लॉरेंज कर्व यही बताता है। देखिए इसी प्रकार से अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, 10% लोगों के पास क्या 80% हो जाएगा, ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और एक चीज ये भी कहा कि ये पूरा कभी भी जो लॉरेंज कर्व है पूरा इसके जो एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं अगर आप इसे एक्स एक्सिस माने तो ये एक्स एक्सिस पे कभी सट नहीं सकता है, इसके पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि आय की विषमता पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से निर्लिप्त हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस उसके पहले क्यों संभव नहीं है, भी देखिए कि क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसके पहले वर्ग संघर्ष हो जाता है। वर्ग संघर्ष क्यों हो जाता है ये आपको पढ़ना होगा, जो कार्ल मार्क्स जी ने दिया था वर्ग संघर्ष की। अगर किसी जो विशेष वर्ग के पास आय का बहुत ज्यादा हिस्सा हो जाएगा और नीचे वाले और किसी विशेष वर्ग के पास आय का सबसे कम हिस्सा रहेगा, तो क्या उस समय वर्ग संघर्ष जन्म लेता है दोनों के प्रति, वहीं पे साम्यवाद की स्थापना होती है, वो अलग चीज है। तो कभी भी ये समता रेखा पे नहीं आ सकता है लॉरेंज कर्व, और कभी भी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, दोनों के अलग अलग कारण है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब ये जो हिस्सा है, माफ करिए, हम इसको एक और चीज बताना है आपको। 1905 में इन्होंने दिया था, 1905 में, और इस तरीके से हमने आपको बता दिया। आप उस फिगर को बना लें और फिर हम देखेंगे इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से इन्होंने दिया था 100%। अब देखिए, अब लेकिन इसका अध्ययन किया जाए, अध्ययन कैसे पता लगाया जाए कि कुछ लोगों के पास आय का कुछ हिस्सा है, कुछ लोगों के पास आय का ज्यादा हिस्सा है, तो कैसे इसको पता लगाया जाए। इसके लिए 1912 में 1912 में गिनी गुणांक की खोज हुई। और गिनी गुणांक क्या होता था, देखिए 1912 में, अर्थात 1905 से 7 साल बाद 1912 में गिनी गुणांक की खोज हुई।
यह क्या करता है, ये सांख्यिकी अध्ययन को प्रस्तुत करता है और जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या करता है, लारेंज कर्व का सांख्यिकी अध्ययन कौन प्रस्तुत करता है, गिनी गुणांक प्रस्तुत करता है, जिसकी खोज 1912 में की गई थी। और इस प्रकार से करता है कि इसको इन्होंने मान लीजिए, इसका गिनी गुणांक इक्वल टू होता है छायांकित भाग बटा कुल भाग। अब मान लीजिए छायांकित भाग को हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए हो जाएगा a/a + b एंड इट इज अ जी। यही गिनी गुणांक है जो बताता है छायांकित भाग मतलब लारेंज कर्व का भाग, और a = a/a और गिनी गुणांक का मान कितना हो सकता है, गिनी गुणांक का मान, जो गुणांक का मान होता है, देखिए कितना हो सकता है, ये 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। आप इसको नोट कर लें, ये 0 से कम होता है और 1 से अधिक होता है। और इस प्रकार से गिनी गुणांक के माध्यम से आय की विषमता की गणना की जाती है और सापेक्षिक गरीबी का मापन किया जाता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होता है, इसे निरपेक्ष गरीबी हमने बता दिया है कि एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसका मापन कैसे किया जाए और फिर इसकी संबंधी योजनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मापन कैसे किया जाए, इसके कौन कौन से तरीके हैं जिसको मापा जा सकता है एब्सोल्यूट पावर्टी। और जो आय की विषमता है रिलेटिव पावर्टी, उसके मेजरमेंट करने के कारण क्या है, उसका मेजरमेंट करने का कारण ये है, इसलिए किया जाता है जिससे कि जो देश में आय की विषमता होने के कारण वर्ग संघर्ष जन्म ना ले, इसलिए हम आय की विषमता का मापन करते हैं और सरकार द्वारा उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। नंबर दूसरा, निरपेक्ष गरीबी जो निरपेक्ष गरीबी है उसका मापन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है जिससे देश का जो अंतिम वर्ग है अर्थात जो देश का अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। क्योंकि सरकार का उद्देश्य है, लोगों ने सरकार को चुना इसलिए ताकि वो देश का कल्याण हो सके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। तो सरकार क्या करेगी, देश के कल्याण के लिए उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा उसके योजनाओं का लाभ, जिससे देश का विकास हो और आर्थिक समृद्धि हो। इसीलिए हम निरपेक्ष आय की गणना करते हैं। निरपेक्ष आय की गणना के लिए सबसे पहले देखा जाता है, सबसे पहला जो विधि है वो है HCR या PR। देखिए, हेड काउंट रेशियो बोलते हैं या पावर्टी रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने लोग गरीब हैं, जैसे मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में कितने लोग गरीब हैं उसको हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश में ऐसे है, इस पर हम इसको कैसे देखते हैं हम देख लेते हैं। ये है गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन। अब पावर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं गरीब, इसके ऊपर जो लोग हैं उसे हम APL बोलते हैं, एबो पॉवर्टी लाइन, अर्थात ये लोग गरीब नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं वो क्या है, वो गरीब है, इसे BPL बोलते हैं। तो ये लोग गरीब हैं, तो इसके नीचे मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं उसको अगर हम जोड़ दें तो बन जाता है PR, पावर्टी रेशियो। ठीक है, इसी को हम पावर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। नंबर दूसरा होता है PGR, पावर्टी गैप रेशियो या पावर्टी गैप इंडेक्स, इससे बनाया जाता है। तो पावर्टी गैप क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए पावर्टी लाइन ये है और पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं उसका औसत अनुपात दिखाता है कि इसकी औसतन गहराई डीपिंग दिखाता है। डीपिंग एक गहराई दिखाता है गरीबी का, गरीबी की गहराई का मापन। आप इन सारी चीजों को लिखते चलें कि PGR क्या बताता है, पावर्टी गैप रेशियो या पावर्टी गैप इंडेक्स गरीबी की गहराई का मापन करता है, डीपनिंग बताता है। क्यों करता है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आते हैं और एब्सोल्यूट मेजरमेंट का यूज क्यों होता है हमने बताया आपको। तो ये किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई यहाँ पे हो, कोई गरीबी रेखा के इतने नीचे हो, कोई इतने नीचे हो, कोई इतने नीचे हो, तो इसका क्या है, इसको बताता है कि गरीबी रेखा के लोग कितने, मतलब कि गरीबी रेखा के कितने लोग औसतन गरीबी रेखा, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब इन सारी योजनाओं, इसे मान लीजिए 5 नंबर पे गरीब है, ये 20 नंबर पे गरीब है, ये 15 नंबर पे गरीब है, ये 25 नंबर पे गरीब है, तो इन सबको जोड़ देते हैं और फिर जनसंख्या अर्थात जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे का जो जनसंख्या है उससे अगर भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा कि पावर्टी गैप रेशियो कितना होगा औसतन। इससे भी सरकार को योजना बनाने में, क्या मिलती है, लाभ मिलता है। तो दो हमने देख लिया है, पावर्टी रेशियो और पावर्टी गैप रेशियो। डीपनिंग हम देखिए, उससे हम डीपनिंग मापते हैं। उससे जो पावर्टी रेशियो होता है PR,
इससे हम क्या करते हैं कि हम जांच करते हैं कितने लोग गरीब हैं। नंबर दूसरा होता है जो पावर्टी गैप रेशियो है, इससे हम देख लेते हैं कि कितने औसतन कितनी गहराई है गरीबी की, गरीबी की गहराई कितनी। नंबर तीसरा होता है तीव्रता, जिसे हम स्क्वायर पावर्टी गैप रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसी का स्क्वायर किया जाता है, पीजीआर का जो पावर्टी गैप रेशियो, इसी का स्क्वायर किया जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें गरीबी की तीव्रता पता चलता है, गरीबी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। तो गरीबी की तीव्रता पता चलता है SPGR से। इसके अलावा एक और चीज आया जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जो पब्लिक फाइनेंस के एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, जो अभी भी इस समय है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। उन्होंने सेन इंडेक्स दिया। क्या दिया था? सेन इंडेक्स। और बहुत ही शानदार फार्मूला, इन्होंने गरीबी को मापने के लिए इन्होंने अपना एक इंडेक्स दिया, जिसे हम सेन इंडेक्स बोलते हैं। इन्होंने इसका जो फार्मूला होता है, इसको हम फार्मूले के माध्यम से देखते हैं। क्या होता है? HI, एक सेकेंड में बता रहा, +1 - I and G। इस प्रकार से ये फार्मूला है, इसे हम सेन इंडेक्स बोलते हैं। सेन इंडेक्स निकालने का ये फार्मूला है। यहाँ पे H क्या है? H हेड काउंट रेशियो, जिसे हम बोलते हैं पावर्टी रेशियो, हेड काउंट रेशियो। I क्या है? PGR है, पावर्टी गैप इंडेक्स या पावर्टी गैप रेशियो है। और फिर यहाँ पे G क्या है? वो गिनी गुणांक, जो हमने आय की विषमता से गिनी गुणांक। कितना गजब फार्मूला इन्होंने दिया है। और इन्होंने ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि अगर इनका मानना ये था, इन्होंने कहा था कि इनके देने का उद्देश्य ये है कि जो देश का सबसे निचला तबका है, उसको सरकार को उस हिसाब से इसको पता है, इसको निकालने का मतलब ये होता है कि जो इससे सबसे गरीबी की तीव्रता से भी बढ़िया, इसको गरीबी का मापन इससे किया जाता है। और इसीलिए इनसे अगर पूछा गया तो किस लिए दिया गया, तो इन्होंने बताया कि जो इसके निकालने से हमें क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा गरीबी, मतलब सबसे देश में सबसे ज्यादा गरीबी कितनी है, सबसे ज्यादा गहराई कितनी है, सबसे ज्यादा गरीब कितने लोग हैं। तो क्या किया जाता है, और उसका मतलब जान के हम क्या करेंगे, उसको जान के सरकार क्या करेगी, नियम बनाएगी। और नियम किसके लिए बनाएगी? जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनके लिए। इसीलिए इन्होंने दिया था, और इनका उद्देश्य यही था कि जो सबसे निचला तबका है उसको वहां तक सरकार की योजनाओं का प्रयोग पहुंचना चाहिए, जिससे देश का विकास हो। क्योंकि देखिए, अंत्योदय योजना आपने सुना होगा, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय वाली वीडियो आप देखें तो उपाध्याय जी ने कहा था कि देश के अगर सारी जो एकात्म मानववाद, उन्होंने कहा था कि सभी कंपोनेंट, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसी एक की प्रतिक्रिया का दूसरे की प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का दूसरे की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे गरीब तबका है उसको उत्थान करने का, उसको उठाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे देश का विकास होगा। तभी देश का विकास होगा, वैसे संभव नहीं है। अब हमने देख लिया है कि किस प्रकार से, अब हम देखेंगे भारत में प्रयोग, किस प्रकार से मापा गया गरीबी। सबसे पहले कैसे मापा गया गरीबी, कैसे कैसे सिद्धांत आए, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, 3 विधियां हैं भारत में। कौन कौन विधियां भैया? सबसे पहला है, इसको आप ऐसे ट्रायंगल बनाएं। सबसे पहला है न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर, न्यूनतम आवश्यकता के आधार, जरूरी वस्तुओं के आधार पे आप देखेंगे, जरूरी वस्तुओं के आधार पे, नेसेसिटीज के आधार पे। नंबर दूसरा कैलोरी विधि। नंबर तीसरा न्यूनतम उपभोग व्यय, न्यूनतम उपभोग व्यय। 3 तरीके से भारत में देखा गया, जरूरी वस्तुओं के आधार पे, कैलोरी विधि के आधार पे और न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पे हम गरीबी को भारत में देखा गया है। और कैसे स्टेप वाइज चला, क्यों आया, ये देखिए, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, सब पे चर्चा किया जाए। तो जरूरी वस्तुओं के आधार पे मिन्हास ने 1962 में, देखिए 1962 में मिन्हास ने पावर्टी लाइन बनाई, जिसे हम PL बोलते हैं, और उन्होंने कहा 20 रुपया,
और इसका जो कीमत है कि 20 रुपये। इन्होंने कहा कि अगर 20 रुपये के नीचे अगर कोई है तो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब है, और जो इसके ऊपर है वो क्या है, एपी। अरे तो देखिए सर, जो 20 रुपया है वो उस समय बहुत ही कीमती था, ऐसा नहीं है, 1962 के समय में बहुत बड़ा, बहुत कीमती था, तो आप इसे कम ना समझें। तो 20 रुपये के नीचे जो है बीपीएल है, और उसके ऊपर जो जिनके पास लोग हैं उसे क्या बोलते हैं, एबो पॉवर्टी लाइन, उसे एपीएल बोलते हैं। बाद में इसकी आलोचना होती है, ये कहा जाता है भैया ये ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं 20 रुपया बना सकते हैं। अब गांव में जो गुड्डू भैया वो कैसे खरीदेंगे, उनके लिए तो सब सारी चीजें सस्ती हैं, बगल में घर का सब कुछ है, किराया उराया देना नहीं है, तो बगल में जो सारी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, सारी चीजें, रॉ मटेरियल जो गांव में ही होती है, तो वहाँ पे सारी चीजें सस्ती होती हैं लगभग। और जब शहर में जो लोग जाएंगे तो खतरनाक, शहर में जाने पे सब कुछ खरीदना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो चीजें होती है महंगी होती हैं। तो कहा गया कि आपने जो ऐसे किया है सही नहीं है, ये बेईमानी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बाद में इन लोगों को समझ में आया, जब समझ में आया तो इन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया इन्होंने, क्या किया कि गरीबी और अमीर, देखिए गांव और शहर के लिए अलग अलग बताया, नेसेसिटी के आधार पे पॉवर्टी लाइन है, गांव और शहर के लिए अलग अलग बताया। गांव के लिए इन्होंने कहा था कि जो न्यूनतम व्यय है वो 49 रुपया, 49 रुपये पर मंथ होना चाहिए, और शहर में 56 रुपया पर मंथ होना चाहिए। शहर के लोग देखिए इतना खर्च करें, और मतलब गांव के लोग इतना खर्च करें, और शहर के लोग इतना खर्च करें, तब जाके एक कब बताया गया था, 73 में, देखिए 1973-74 में। और देखिए आप एक चीज और नोट कर लें कि गरीबी संबंधी जितना अनुमान लगाया गया है वो 1973-74 के आधार पे ही लगाया गया है। क्यों लगाया गया है अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही से सारी योजनाएं क्या हुई, चलाई गई। और गरीबी संबंधी, गरीबी दूर करने संबंधी बहुत सारी योजनाएं 5वीं पंचवर्षीय योजना से चलाई गई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों। अगर आप 5 ईयर प्लान वाले में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों चलाई गई हैं। मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्यों चलाया गया, मुख्य रूप से रोजगार को दूर करने संबंधी कार्यक्रम क्यों चलाया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना से हमने इसके पहले चर्चा की है, लेकिन फिर बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस हिसाब से देखा गया। अब क्या किया गया कि ऐसे ठीक नहीं था। देखिए ऐसे जो गरीबी का निर्धारण पैसे के रूप में हर जगह जगह अलग है, केवल गरीब, केवल शहर से और गांव से आप नहीं संबंधित है। मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, पैसे की कीमत, वस्तु की कीमत, उसी नारियल की कीमत, आप तमिलनाडु में जाएंगे तो कोस्टल एरिया है तो नारियल वहाँ पे होता है तो उसकी कीमत अलग होगी। उत्तर प्रदेश में आएगा तो उसकी कीमत देखिए 40-50 रुपया है, वहाँ पे सस्ती मिलेगी, वहाँ पे नारियल का तेल यूज होता है, यहाँ पे तो लगाने के लिए उसका यूज किया जाता है, बालों में लगाने के लिए वगैरह। तो सबका क्या है, भले ही गाँव शहर से मतलब नहीं, डिफरेंट है, अलग अलग एरियाज हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं, ऐसे पैसे के रूप में आप बता नहीं सकते हैं। तो देखिए कोई फार्मूला आता है तो हमने एक फार्मूला दिया आपको, N=I, आप इसको टेक्स्ट करें, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आप इस हिसाब से इसका प्रयोग करें, निरीक्षण करें, तब आपको समझ में आएगा। तो नया विधि आया, टीरी लकड़वाला, आप सर्च अगर करेंगे, समिति बनाई गई टीरी लकड़वाला समिति, टीडी लकड़वाला समिति 1989 में बनाई गई, और इन्होंने एक नई विधि दी। देखिए क्यों दी, उन्होंने बताया है कि उसकी जरूरत पड़ी इसीलिए दी। कैलोरी विधि इन्होंने दिया, कैलोरी विधि, कैलोरी मेथड। और इन्होंने कहा कि जो गांव के लोग हैं उन्हें 2400 कैलोरी खाना चाहिए पर डे, और जो शहर के लोग हैं उन्हें 2100 कैलोरी पर डे खाना चाहिए। अगर मिल रहा है तो गरीब नहीं। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी वो कब दी थी, 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था, इनके हिसाब से इन्होंने कहा था कि जो गरीबी है वो इस समय 36% है। कितनी परसेंट है, 36% लेकिन गजब कब हो गया, दिक्कत कब हुई इसमें, इसी को देखिए, कैलोरी मेथड को फॉलो किया गया था 1993 में, इन्होंने दिया था 36% गरीबी है देश में, लेकिन बाद में दिक्कत हुई। बाद में दिक्कत ये हुई कि इसका फॉलो किया गया, इसको फॉलो किया गया। देखिए जब 97 में कौन था,
अटल जी थे प्रधानमंत्री। तो 97 वाले में जो नाइन्थ पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, आप इसको कनेक्ट करिएगा, जो हम जितना बोल रहे हैं सारी चीजों को आप कनेक्ट करते चलें। तो जो 9th पंचवर्षीय योजना है उसमें इसका टेस्ट किया गया, प्रयोग किया गया। तो जो पंचवर्षीय योजना जो कब खत्म हुई थी, 2 और 3 में खत्म हुई थी, 2-3 में खत्म हुई थी। अब गजब ये हो गया कि इन्होंने कहा था कि जो 36% पॉवर्टी लाइन है वो 29% हो गई, मे बी 26 या 29% इन्होंने कहा था कि क्या हो गई है, 36% से कम होके इन्होंने कहा कि 26% हो गई है। अब इस स्थिति में दिक्कत हो गई, क्योंकि देश में तो पूरा गरीबी था, पूरा दिक्कत थी, और इन्होंने कहा भैया इतना कम हो गया है। तब जाके एक और समिति की गठन हुई कि इसकी जरूरत पड़ी कि नहीं, अब इसको हटाइए, इनके मानना है, ये नहीं समझा पाएंगे, इस विधि से हल नहीं हो पाएगा। तो एक नई चीजें आई। देखिए, जब तो 2004 में एक और चीज की गठन की गई। किसकी गठन की गई? तेंदुलकर समिति की गठन की गई। और गरीबी के लिए तेंदुलकर समिति की गठन की जाती है और वो अध्ययन करते हैं, और बाकायदा अध्ययन करने के बाद उन्होंने 4-5 में उन्होंने एक नया विधि अपनाया, उसको हम बोलते हैं न्यूनतम उपभोग विधि। न्यूनतम उपभोग विधि। और न्यूनतम उपभोग विधि में उन्होंने कहा था कि जो गांव के लोग हैं, कितने रुपए मिलना चाहिए। देखिए, गांव के लोगों के लिए इन्होंने कहा था, अलग अलग इन्होंने भी अलग अलग चीजें बताई थी। सुरेश तेंदुलकर जी ने बताई थी, उन्होंने कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं के आधार पे 27 रुपए गांव में और 33 रुपए शहर में। हाँ, इन्होंने शामिल किया था। देखिए, इन्होंने एक उपभोग बकेट तैयार किया था, कंजम्पशन बकेट, और उसमें 6 वस्तुओं को रखा था। सुरेश तेंदुलकर जी ने 6 वस्तुओं को रखा था, उन्होंने कहा था, और उस वस्तुओं के आधार पे इन्होंने कहा था कि 27 रुपए गांव में और 33 रुपए शहर में क्या होना, खर्च होना चाहिए न्यूनतम उपभोक्ता पे डेली। तब जाके अगर इससे कम अगर कोई खर्च करता है तो गरीब है, और इससे अधिक खर्च करता है तो गरीब नहीं। और फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट कब दिया था? 4-5 में दिया था अपना रिपोर्ट, 4-5 में, 2004-5 में दिया था। और उसके इनके आधार पे क्या था, इनके आधार पे इन्होंने कहा था कि गरीबी कितनी है, 37.2% है। 36, देखिए 37.2% अभी भी गरीबी है। लेकिन उन्होंने कहा था 26% हो गया था। किसने? लकड़वाला जी ने। इन्होंने कहा था कि इतनी गरीबी है। और लेकिन जब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया एक बार और, 11-12 वाला, 11-12 का जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, देखिए 2011-12 का जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब गरीबी क्या हो गई है, पहले 37% थी, अब हो गई है 26%। जब 26% इन्होंने भी कहा तो क्या हुआ, तब इसकी आवश्यकता पड़ी कि एक बार टेस्ट किया जाना चाहिए। तब एक और समिति की गठन की गई, ध्यान दीजिएगा, एक और समिति की गठन किया था, इसे हम टी रंगराजन समिति बोलते हैं। इसे 2011-12 में बनाया गया था, और 2011-12 में बनाया गया था। और इन्होंने अपना, देखिए 2011-12 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, फिर इसकी जांच के लिए टी रंगराजन समिति बनाई गई। और इस समिति ने जून 2014 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इन्होंने कहा कि जो न्यूनतम उपभोग व्यय विधि है सुरेश तेंदुलकर वाली, वो तो सही है, वो सारी विधियां सही हैं, लेकिन उन्होंने जो 6 वस्तु शामिल की है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ और वस्तु को शामिल करना चाहिए, और जिससे कुछ और वस्तुओं को शामिल करना चाहिए। इनके कहने का मतलब यही था। और फिर इन्होंने नई चीजें दी, कुछ और वस्तुओं को शामिल किया, और फिर शामिल करने के बाद जो विधि है वो तो, इसीलिए आज भी अगर कोई भी गणना की जाती है गरीबी संबंधी तो वो किस सुरेश तेंदुलकर की समिति के आधार पे ही की जाती है। लेकिन जो वस्तुओं को शामिल किया गया है, मेथड तो वही वाला है, लेकिन जो वस्तुओं को शामिल किया गया है वो किसके द्वारा? टी रंगराजन समिति द्वारा दिया गया है, और उसी के अनुसार हम इसकी गणना करते हैं, टी रंगराजन कमेटी। और इन्होंने क्या कहा कि कुछ और वस्तुओं को जो शामिल किया, इन्होंने कहा कि ग्रामीण के लिए 32 रुपया और शहरी के लिए 47 रुपया, बस यही है। इन्होंने कहा कि ग्रामीण के लिए 32 रुपया और शहरी के लिए 47 रुपया। और इन्होंने कहा था कि जो तेंदुलकर जी ने कहा था
कि गांव में गरीबी कितनी है, इस समय गरीबी कितनी 11-12 में, वो है 26%। लेकिन ये 26% अगर आप इस हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, 29%, 29.1% गरीबी है। तो आज भी 2014 के 2014 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो सबसे लेटेस्ट है, आप इसको नोट करिए, आप इसे जानिए। टी रंगराजन समिति है, उसी के आधार पे इस जो है 32 रुपये और 47 रुपये के आधार पे हम गणना करते हैं। लेकिन जो इसका मेथड है वो किसके द्वारा होता है, वो सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा जो दिया गया था उसके अनुसार होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए भारत में कैसे होती है, भारत में किस प्रकार से योजनाएं चलाई गई गरीबी संबंधी योजनाएं भारत में चलाई गई, और वो 3 स्टेप्स में चलाई गई। देखिए 3 स्टेप्स, आप इसको आपको पूरी होल चीजें आपको पूरी हम कनेक्ट करते हुए लेके चलेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भारत में किस प्रकार से योजनाएं चलाई गई गरीबी को दूर करने के लिए। गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ पे त्रिआयामी, 3rd डायमेंशनल प्रयोग किया गया। देखिए त्रिआयामी से 3rd डायमेंशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या था त्रिआयामी में, देखिए 3 तरीके से। सबसे पहला है कि न्यूनतम उपभोग, सबसे पहले हम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर दूसरा रोजगार संबंधी कार्यक्रम, रोजगार संबंधी कार्यक्रम चलाया गया। और नंबर तीसरा हम देखेंगे कि जागरूकता के माध्यम से, जागरूकता प्लस पॉपुलेशन। देखिए मुख्य रूप से हम ऐसे देखते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, तीन तरीके से आप इसको नोट कर लें, आप इसको एक स्ट्रक्चर की तरफ आप इसको ऐसे 3 डायमेंशनल 3 प्रकार से भारत में गरीबी निवारण के लिए प्रयास किए गए। सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब स्कीम के द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, रोजगार संबंधी कार्यक्रम के द्वारा रोजगार दिया गया, और जनसंख्या नियंत्रण द्वारा उसके प्रयास किए गए। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया था। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब क्या, आपने जो देखा होगा राशनिंग की सुविधा दिया गया। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या किया गया, राशनिंग की सुविधा दी गई, घर दिया गया, इंदिरा आवास, आप इसको सब लिखते जाएं, इंदिरा आवास योजना, घर, उसके बाद शुद्ध पेयजल योजना, विकास कार्यक्रम योजना, ये सारी चीजें इसमें क्या किया गया था, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षा दिया गया, ये सब जो प्राइमरी चीजें, स्वास्थ्य दी गई, तो ये सब क्या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, और इसकी पूर्ति किया गया। एक स्टेप्स में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति संबंधी योजना बनाकर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया। नंबर दूसरा रोजगार संबंधी योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 रोजगार के द्वारा दिया गया था कि आपको मनरेगा। सबसे पहले देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रोजगार दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी देखिए उसमें अन्न के बदले अनाज योजना, अन्न के बदले अनाज योजना सबसे पहली योजना थी गरीबी संबंधी। उसके अलावा जो देखिए बहुत सारी योजनाएं चली, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। उसका जनसंख्या नियंत्रण संबंधी योजनाएं, देखिए जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। और इसी जनसंख्या नियंत्रण प्रयास संबंध में क्या हो गया था, इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, जनता पार्टी का सरकार आ गया था। आप अगर देखें तो बाद में जनता पार्टी की, इसमें क्या जबरदस्ती किया गया था ना, इंदिरा जी द्वारा जबरदस्ती किया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ताकि देखिए जनसंख्या बढ़ती जाए, भले ही अब रोजगार दे, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति दे, लेकिन जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने प्रयास किया था उसको खत्म करने के लिए, लेकिन फोर्सफुली किया था, इसीलिए उनकी सरकार गिर गई थी। बाद में जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी देसाई आया तो उसको उन्होंने क्या था कि हम इसके कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, हम गांव में जागरूकता के हिसाब से फैला करके हम इसको ला सकते हैं, जिसके कारण उनकी सरकार बन गई थी। उस वही सारी चीजें देखिए 3 डायमेंशनल 3 तरीके से योजनाएं चलाई गई, आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि हमने एक आइडिया दे दिया है कि क्यों चलाई गई और जो योजनाएं चलाई जा रही है वो क्यों चलाई जा रही है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार संबंधी योजना कार्यक्रम चला के, और जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से। अब देखिए जो रोजगार संबंधी कार्यक्रम है, रोजगार संबंधी कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और जनसंख्या नियंत्रण। तो देखिए जो गरीबी है, गरीबी के साथ साथ क्या जुड़ा है,
रोजगार जुड़ा है, गरीबी के साथ साथ रोजगार जुड़ा है, आय की विषमता जुड़ी है। तो हमने आय की विषमता को दूर करने का प्रयास हमने देख लिया है कि सरकार ने आय की विषमता को दूर करने का प्रयास भी किया है। टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने के बाद जो लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं उनको पैसा दे देती है सब्सिडी के माध्यम से, बहुत सारी चीजों के माध्यम से, जिससे आय की विषमता दूर हो जाती है। सबसे पहला आप देखेंगे सरकार उसका प्रयास करती है। क्यों करती है? क्योंकि आय वर्ग संघर्ष ना हो, वो भी तो एक अवरोध है, वर्ग संघर्ष वो ना हो, देश के विकास में वो भी बाधक है। तो हमने उसको देख लिया है। फिर हमने गरीबी को देख लिया है, गरीबी में रोजगार आता है। जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी की समस्या किस में आती है? इसी में तो आती है, गरीबी में। वो संबंधित है ना, क्योंकि जिसके पास रोजगार रहेगा वो गरीब नहीं होगा। तो गरीबी संबंधित 3 स्टेप्स लिया है। अब हमें केवल देखना है रोजगार संबंधी कार्यक्रम को किस प्रकार से सरकार ने इंप्लीमेंट किया, रोजगार संबंधी कार्यक्रम को। आप इसको लिख लीजिएगा कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंधी कितनी योजनाएं हैं, वो सारी चीजें मिल जाएगी आपको। अन्न योजना और बहुत सारी चीजें, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें हैं। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी योजनाएं चलाई गई। क्यों चलाई गई? क्योंकि गरीबी को हटाने के लिए। उसके बाद रोजगार संबंधी योजना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पे पावर्टी की जो वीडियो है खत्म होती है। और इसके अलावा हम रोजगार संबंधी योजनाएं किस प्रकार से, कितने स्टेप्स में चलाई गई, हम उसको भी देखेंगे। अगली वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को गरीबी संबंधी जितनी भी सारी चीजें, सूचनाएं चाहिए थी, आपको मिल गई होगी। और आपको अब केवल योजनाओं का नाम लिखना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है, और आपको कुछ नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।